बात उस रिंग मास्टर की करेंगे जिसके इशारे पर नेपाल में उत्पात की कहानियां तेजी से वायरल हो रही हैं। क्या नेपाल में जो आंदोलन, आगजनी और आक्रोश की नुमाइश हुई, उसके पीछे सुपर पावर अमेरिका है? क्या भारत के इस पड़ोसी देश में चीन के बढ़ते दखल से डोनाल्ड ट्रंप इतने भड़क गए कि उन्होंने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की लंका लगा दी? क्या अमेरिका और चीन की चाल ने नेपाल में बवाल मचाया? क्या ओली के जिनपिंग प्रेम ने नेपाल में नफरत के शोले भड़का दिए? क्या ओली वाकई जिनपिंग के मोहरे बन गए थे जो ट्रंप ने उन्हें सत्ता से बेदखल करके ही दम लिया? इन सारे सवालों के जवाब आपको बताएंगे। अभी आप इन सवालों की वजह जान लें। ताजा 2025 में नेपाल, इससे पहले 2024 में बांग्लादेश और 2022 में श्रीलंका, तीनों देशों में सत्ता के खिलाफ एक जैसी नाराजगी, सत्तानशी लोगों के खिलाफ एक जैसा आक्रोश और जनता, खासकर नौजवानों के गुस्से का अंजाम भी बिल्कुल एक जैसा, यानी तत्कालीन सरकारों का तख्ता पलट। क्या तीनों ही तस्वीरों में आपको एक जैसा पैटर्न नहीं दिखता है? कहते हैं बिना आग के धुआं नहीं उठता। ऐसे में यकीन मानिए कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसी देशों में इस अराजकता की वजह अमेरिका और चीन में शक्ति प्रदर्शन की जंग भी जरूर हो सकती है। विशेषज्ञ, इस मामले के जानकार इस बात का दावा करते हैं। जानकारों का मानना है कि जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट एसएल कंतन ने सोशल मीडिया में लिखा, यूएस एड की नेपाल में गहरी पैठ थी। अगर आप गरीब देश हैं तो आप अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के मुखौटे समूह यूएस एड नेट से पैसे लेकर आत्महत्या कर रहे हैं। कंतन के मुताबिक पिछले साल यूएस एड ने नेपाल की शिक्षा के लिए $85 मिलियन दिए थे। उनके मुताबिक इस पैसे का इस्तेमाल कॉलेज में प्रदर्शनकारियों की भर्ती और ट्रेनिंग के लिए किया गया। जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट कंतन ने नेपाल के उपद्रव और तख्ता पलट को 100% अमेरिकी साजिश बताया है। उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान की तर्ज पर नेपाल में भी किसी अमेरिकी कठपुतली सरकार की आशंका जताई है। नेपाल में सत्ताधीशों के भ्रष्टाचार के खिलाफ बारूद लगातार सुलग रहा था। इसे बस एक चिंगारी का इंतजार था। केपी शर्मा ओली सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया तो इस मुद्दे ने बारूद पर चिंगारी लगाने का काम कर दिया। अब इसे संयोग कहें या प्रयोग, ओली के पसंदीदा देश चीन की कंपनी टिकटॉक पर तो पाबंदी नहीं लगी, लेकिन अमेरिकी प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब को पूरी तरह बैन कर दिया गया। हालांकि जनजी के आक्रोश का ज्वालामुखी फटा तो पाबंदी वापस भी ले ली गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इस दौरान नेपाल के करीब सभी 77 जिले जल उठे। इसका अंजाम यह हुआ कि 3 करोड़ की आबादी वाला ये देश दशकों पीछे चला गया। नेपाली लड़कों के इस आंदोलन की आग को सीधे या पर्दे के पीछे से 3 चेहरों ने भी हवा दी। इनमें पहला नाम पूर्व उप प्रधानमंत्री रवि लामिछाने का है, दूसरा नाम काठमांडू के मेयर बालेन शाह का है, तीसरा नाम हामी नेपाल नाम से NGO चलाने वाले सुदन गुरुङ का है। सोशल मीडिया में चल रही चर्चाओं के मुताबिक इन तीनों ही चेहरों को अमेरिका की शय हासिल है। इसमें कितनी सच्चाई है, इसकी पड़ताल भी ABP न्यूज ने की है। सबसे पहले बात करेंगे रवि लामिछाने की, जो कोऑपरेटिव घोटाले के आरोप में अक्टूबर 2024 से जेल में बंद थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उन्हें जेल से छुड़ा लिया। रवि लामिछाने नेता बनने से पहले एंकर थे। 2022 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना की थी। पहले ही चुनाव में इस पार्टी को 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 20 सीटों पर जीत मिल गई थी। इसके दम पर वो सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा बने और उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पद हासिल कर लिया, लेकिन अमेरिकी नागरिकता के विवाद में उनकी कुर्सी चली गई। रवि लामिछाने ने 2014 में अमेरिकी नागरिकता ले ली थी। कहा जाता है इससे उनकी नेपाली नागरिकता खुद खत्म हो गई। नेपाल का नागरिकता कानून यही कहता है कि अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली है तो नेपाल की नागरिकता खुद ब खुद खत्म हो जाती है। लामिछाने इसी में फंस गए और उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। हालांकि वो दावा करते हैं कि 2018 में उन्होंने अमेरिकी नागरिकता छोड़ दी, लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि अमेरिकी नागरिकता छोड़ने के बाद उन्होंने नेपाली नागरिकता नहीं ली थी। इससे जनवरी 2023 में नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सांसदी छीन ली। हालांकि लामिछाने ने कानूनी प्रक्रिया पूरी कर नेपाल की नागरिकता फिर से हासिल कर ली।
अब अमेरिकी शय पर ओली को मात देने वाले खेल के दूसरे खिलाड़ी बालेन शाह की बात कर लेते हैं, जिन्होंने पढ़ाई तो भारत में की, लेकिन काठमांडू का मेयर चुने जाने के बाद न जाने क्यों भारत के कुछ हिस्सों को नेपाल में शामिल करने का मंसूबा पाल बैठे। विवादास्पद नक्शा जारी कर दिया, जिसमें हमारे काफी सारे हिस्सों को नेपाल में दिखाया गया। रैपर से नेता बने बालेन शाह का अमेरिका से क्या रिश्ता है, अब जरा वो भी जानिए। सोशल मीडिया में ये तस्वीरें काफी वायरल हैं। ये तस्वीर है तो पुरानी, लेकिन बालेन शाह के अमेरिका से लगाव का मुकम्मल सबूत है। ये तस्वीरें खुद नेपाल में अमेरिकी राजदूत ने शेयर की थीं। इन तस्वीरों में बालेन शाह के साथ अमेरिकी राजदूत नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राजदूत से मुलाकात के अगले ही साल बालेन शाह का नाम अमेरिकी पत्रिका टाइम में भी छप गया, वो भी दुनिया के 100 उभरते हुए नेताओं की सूची में। जरा सोचिए। और अब आगे बढ़ते हुए उस तीसरे चेहरे का रुख कर लेते हैं, जिसने नेपाल के स्कूली बच्चों से सड़कों पर उतरने की अपील की, उन्हें आंदोलन के तरीके बताए। ये सुदन गुरुंग हैं, जो हामी नेपाल नाम से एनजीओ चलाते हैं। इनके एनजीओ में 1,500 से ज्यादा लोग काम करते हैं। गुरुंग के एनजीओ को पैसे कहां से मिलते हैं, आप अगर जानेंगे तो चौंक जाएंगे। सुदन गुरुंग के एनजीओ को अमेरिकी कंपनी कोका कोला, अमेरिका के मित्र देश कतर स्थित मीडिया कंपनी अल जजीरा और जापानी मैसेजिंग और कॉलिंग ऐप वाइबर समेत कई मल्टीनेशनल कंपनियों से पैसे मिलते हैं। इन सब के बीच हकीकत यह है कि नेपाल के मौजूदा हालात के सबसे बड़े कसूरवार केपी शर्मा ओली हैं, जिनके चीन प्रेम की चक्की में आज 3 करोड़ नेपाली पिस रहे हैं। नेपाल में आमतौर पर परंपरा रही है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद हर नेता भारत की यात्रा पर आता है, लेकिन ओली ने 2024 में चौथी बार पीएम की कुर्सी पर बैठने के बाद पहले दौरे के लिए चीन को चुना। इसका नतीजा यह हुआ कि चीन से $41 मिलियन की मदद का इनाम मिला। बदले में उन्होंने नेपाल को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का गुलाम बना दिया। चीन से ओली की करीबी पर अमेरिका बुरी तरह से नाराज हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में नेपाल को USAID के तहत मिलने वाली $39 मिलियन की मदद रद्द कर दी। साथ ही $550 मिलियन के अनुदान को भी 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया। हालांकि जुलाई 2025 में ट्रंप ने नीति बदली और मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन के तहत नेपाल की बिजली और सड़क परियोजना के लिए $747 मिलियन देने पर वो तैयार हो गए। इसी बीच ओली हालिया SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन के तियानजिन पहुंचे। यहां दूसरे विश्व युद्ध में जापान के सरेंडर के 80 साल पूरे होने पर सैन्य परेड में शामिल हुए। चीन के इस परेड में ओली के साथ पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ समेत कई और नेता भी नजर आए। अब सवाल यह है कि क्या इसी से नेपाल की ओली सरकार पर ट्रंप की नजरें टेढ़ी हो गई, जिसका इतना खौफनाक अंजाम सामने आया है। बड़ा सवाल यह है, क्या अमेरिका चीन का मोहरा बना नेपाल? क्या नेपाल में चीन के बढ़ते दखल से अमेरिका ने नेपाल में सत्ता परिवर्तन की आग लगाई? सवाल यह भी है कि चीन अमेरिका की आपसी नुराकुश्ती में भारत के पड़ोसी देशों में अस्थिरता हमारे लिए, भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है? भारत को ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? इस पर आपको जानकारों की राय जरूर सुननी चाहिए। नेपाल में जैसे अभी हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग तो कर ही रहे होंगे, हमें और भी कर रहे होंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ग्राउंड स्तर पे हो क्या रहा है। अगर हम कहते हैं कि अमेरिका इंटरफेयर कर रहा है, तो हमें उसकी असलियत कितनी पता है कि रियली अमेरिका कितना कर रहा है, और चाइना अगर कर रहा है तो चाइना क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, इसकी जानकारी हमारे पास जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, और मेरे विचार से ऑलरेडी हमारी सरकार के पास होगी। अगर हम आज की डेवलपमेंट देखें या कल शाम से जो डेवलपमेंट हो रही थी कि जो मुख्य न्यायमूर्ति थी वहां की सुशीला कार्की, उनके हाथ में अब सत्ता दी जा रही है, बांग्लादेश में भी हुई है। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट कहीं ना कहीं किसी का तो इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है या किसी का इसमें हाथ है। वैसे आज सुबह से नेपाल में शांति है, अच्छी खबर है। सेना की मोर्चा संभालने के बाद से किसी हंगामे की खबर सामने नहीं आई है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।